नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड 2024-25 क्लास 10th का सोशल साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि जितने भी बच्चे 10th बोर्ड एग्ज़ाम लिख रहे हैं उन सभी को पता होगा कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक मार्क्स का मीन्स 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर वाइज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में और बोर्ड एग्ज़ाम में आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी का, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास, उस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप ज़रूर इसे देखिएगा और हो सके तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिएगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आप कवर कर सकें। तो पहला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव, यानी बायोटिक और अबायोटिक जो रिसोर्स है ये उत्पत्ति के आधार पर है। ठीक है, यानी ओरिजिन के बेस पे ये रिसोर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है। अक्सर बच्चे यही गलत करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और यहाँ लिखा है कि कौन सा जैव संसाधन नहीं है। तो ऑप्शंस है पशुधन, मनुष्य, चट्टान, वनस्पति। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है आपका, जो बच्चे इंग्लिश में हैं उनके लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोटिक रिसोर्सेज। नॉट अ बायोटिक रिसोर्सेज, कौन सा जैव संसाधन नहीं है वो पूछा है। तो आप देखेंगे पशुधन यानी लाइव स्टॉक, मनुष्य और चट्टान और वनस्पति। तो ऑप्शंस पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो चट्टान है ये जैव संसाधन नहीं है, रॉक ये अजैव संसाधन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नवीकरणीय संसाधन कौन है। ऐसा संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होता है, ऐसा संसाधन जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, या ऐसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। तो जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है वो तो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है, पर्सनल रिसोर्स कहलाता है। जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है वो अनवीकरण कहलाता है, और जो जीव मंडल से प्राप्त होता है वो जैव संसाधन कहलाता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सेकंड है बी, जिन्हें फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से फिर से हम रिकवर कर सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऐसा संसाधन जो समाप्त होने योग्य नहीं है, एक बार अगर वो समाप्त हो गया तो उसे भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल सोर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीतिक सीमाओं के अंदर कितनी दूरी तक के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा जा चुका है। अब यहाँ जो जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो पूछ रहा है नेशनल रिसोर्स का जो बाउंड्रीज होता है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो समुद्र में जो राष्ट्रीय संसाधन का जो दायरा है वो 20 नॉटिकल माइल्स है, यानी 12 नॉटिकल माइल्स, 12 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर ए 12 समुद्री मील के अंतर्गत जो कोस्टल एरियाज हैं, जो तटरेखा है, जैसे मान लेते हैं इंडिया का जो कोस्टल रीजन है, तो इस कोस्टल रीजन से यानी कि आपको यहाँ कोस्टल एरिया से 12 समुद्री मील तक
जो भी डिस्टेंस होगा इसके बीच जो भी रिसोर्स पाए जाते हैं वो नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज। तो जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है, जो समुद्र तट है, सी लेवल है, जो कोस्ट लाइन है वहाँ से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है समुद्र तट से, वो क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, यानी व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेस आर विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की बात किया जा रहा है, तो ये एक पोटेंशियल रिसोर्स है, संभाव्य ऊर्जा है। ठीक है। अभी भारत में जो पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है, हालांकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारा सोलर प्लांट अब लगाने की बात हो रही है और बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन जो विंड एनर्जी है इससे रिलेटेड अभी कोई बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हुआ इंडिया में। तो ये हमारा संभाव्य है, पोटेंशियल है, हमारे पास सारा कुछ है लेकिन इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे, तो ये संभाव्य संसाधन है। अब एक सीबीएसई में 10th बोर्ड में एक नए टाइप का पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया गया है, एसर्शन और रीजन। पहले इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। जो पिछले वर्ष 2023-24 का एग्जाम हुआ उसमें से ये क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हुआ है। तो एक तरफ आपको एसर्शन दिया जाएगा और एक तरफ उसका रीजन। तो यहाँ एसर्शन में पूछा जा रहा है कि हमारा समाज संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन दो वर्गों में बट गया है। आवर सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, रिसोर्सफुल एंड रिसोर्सलेस। ये बिल्कुल ठीक है। आज आप देखेंगे तो हमारे समाज में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अधिक अमीर हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। तो ये है। तो इसका रीज़न बोल रहा है कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ। ये भी सही है कि जो व्यक्ति अमीर है वो और अमीर बनने के चक्कर में गरीबों का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। यानी जो असर्शन है उसका जो रीज़न है वो दिया हुआ है, तो ये दोनों सही है। तो असर्शन दैट मीन्स कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है कि आखिर हमारा समाज दो भागों में क्यों बटा है, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन। तो उसका कारण बताया कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश कारण ऐसा हुआ है। तो सही बात है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में किस राज्य में पवन ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मोर पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। तो जो राजस्थान है और जो गुजरात है, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का जो पॉसिबिलिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए और भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया विकास क्या कहलाता है। What is the development done without harming the environment and keeping the future in mind called। तो भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। फर्स्ट वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो ये काफ़ी इजी है और ये ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, यानी फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ कॉन्फ्रेंस या समिट आपका ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 ब्रंटलाइन कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब दिया। When was the concept of sustainable development introduced in the Brundtland Commission। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका कॉन्सेप्ट दिया कब गया था, क्वेश्चंस वो पूछा गया। तो ब्रंटलाइन कमीशन का जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया था और ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो
1987 में दिया गया था, 1987 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखकर किस एजेंडा को स्वीकार किया गया था? विच एजेंडा वाज एक्सेप्टेड कीपिंग इन माइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी? तो जो 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, उसमें कौन सा एजेंडा को एक्सेप्ट किया गया था? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एजेंडा 21, हम लोग एजेंडा 21 के बारे में पढ़े भी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नियोजन का सोपान नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग का कौन सा स्टेप नहीं है, क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक। तो पहला है संसाधनों की पहचान करना और उसकी सूची बनाना, ये तो फर्स्ट स्टेप होता ही है, ठीक है। इसके बाद होता है संसाधन के विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन तैयार करना है, ये भी उसका पार्ट है। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, यानी नेशनल जो डेवलपमेंट प्लानिंग है और जो रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग है, इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, ये भी है। और संसाधन का तेज़ी से उपभोग करना, तो ये रिसोर्स प्लानिंग का एक स्टेप नहीं है कि कंज्यूमिंग रिसोर्स रैपिडली, संसाधन का तेज़ी से उपयोग करना ये संसाधन नियोजन का कोई स्टेप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, तो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, यह कथन किसका है? वी हैव अ लॉट टू फील आवर स्टमक्स बट नॉट इनफ टू फील आवर बेल्ट्स। यानी पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं, ये स्टेटमेंट किसका है? ये काफ़ी पॉपुलर और जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी फेमस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। ओके, तो याद रखना है कि पेट भरने की बात अगर कोई कर रहा है और पेटी भरने की बात नहीं कर रहा है तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की बात सबसे पहले किसने की थी? हु फर्स्ट टॉक अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन एट द इंटरनेशनल लेवल? तो इसमें भी क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। तो जो क्लब ऑफ रोम है वो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर जो रिसोर्सेस है उसके कंजर्वेशन की बात की थी, वकालत की थी। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जिस तरीके से जो औद्योगिक विकास हो रहे हैं, अगर ये इसी गति से विकास होता रहा तो जो रिसोर्स है हमारे पास वो बहुत कम समय में वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए संसाधन की संरक्षण की जो बात सबसे पहले की वो क्लब ऑफ रोम ने किया है, ऑप्शन नंबर बी। अब एक इम्पॉर्टेंट बुक है स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, किसकी रचना है? हु कंपोज्ड स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो सुमेसर है, ऑप्शन नंबर सी, सुमेसर, सुमेसर की रचना है स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ब्रुंटलैंड आयोग की रिपोर्ट किस शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुई थी? अंडर व्हाट टाइटल वाज द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट पब्लिश्ड? जो ब्रंटलैंड कमीशन का रिपोर्ट था वो किस टाइटल से पब्लिश किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, हमारा साझा भविष्य, तुम्हारा साझा भविष्य, हमारा साझा व्यापार, हमारा साझा वर्तमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। इसी टाइटल से ब्रंटलैंड आयोग अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स? तो ये काफ़ी इजी है, रॉक है, मिनरल्स है, सोलर एनर्जी, नॉन ऑफ दिस है। तो जो नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स में हम लोग ऐसा रिसोर्स को रखते हैं जिससे हम लोग एक बार यूज़ करने के बाद फिर से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, यानी एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त नहीं होते। तो ये है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। तो नवीकरणीय योग्य कौन सा संसाधन है? सोलर एनर्जी। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज ब्लैक सॉइल नॉन?
काली मिट्टी का और किस नाम से जाना जाता है? एलुवियल, खादर, रेगर या बांगर? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि काली मिट्टी को रेगर के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर सॉइल, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी? तो व्हाट इज द न्यू एलुवियल सॉइल? तो हम लोग चूँकि जो एलुवियल सॉइल है उसमें पढ़े हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसे दो भाग में बांटा जाता है। जो न्यू एलुवियल सॉइल है इसको खादर कहा जाता है, और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है इसे बांगर कहा जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, ऑप्शन नंबर ए, और पुरानी जलोढ़ अगर पूछे तो बांगर। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? विच सॉइल हैज़ एबंडेंस ऑफ आयरन मेटल? तो ये होता है रेड सॉइल में, लाल मिट्टी में। तो आयरन ऑक्साइड के कारण ही वो मिट्टी का कलर लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लौह किस प्रकार का संसाधन है? व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आयरन? ये क्या रिन्यूएबल है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल है, या फ्लो प्रवाह संसाधन है? तो जो लौह संसाधन है ये अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल है। ओके, एक बार उपयोग करने के बाद अगर ये समाप्त हो जाता है तो इससे पुनः प्राप्त करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज बांगर एंड खादर? तो अभी बताएं कि बांगर खादर ये एलुवियल जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार है। जो न्यू एलुवियल सॉइल है ये खादर होता है, और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है ये बांगर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो जब एलुवियल सॉइल आप पढ़ेंगे तो उसमें जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसे हम लोग बांगर के नाम से जाना जाता है, तो उस पुरानी मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ मोर अमाउंट ऑफ पेबल्स? जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं ये बांगर मिट्टी में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल एरिया इज कवर्ड बाय प्लेट्यू? तो जो पठार है वो 27% है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी? तो जो समाप्यता के आधार पर है इसमें जो संसाधन है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। ओके, तो समाप्यता के आधार पर एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये दो टाइप के होते हैं समाप्यता के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक जैव संसाधन, एक अजैव। समाप्यता के आधार पर दो होते हैं, अभी बताए, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। ठीक उसी तरह एक स्वामित्व के आधार पर आता है। तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है वो चार टाइप के होते हैं। एक पर्सनल होता है यानी व्यक्तिगत, एक विकसित संसाधन डेवलप्ड रिसोर्स, एक भंडार रिजर्व, और एक संचित कोष जिसे हम लोग स्टॉक के रूप में जानते हैं। तो इसी में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज द लैंड ऑन विच फार्मिंग इज कॉल्ड? तो जिस खेत में खेती की जाती है उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट ऑर्गेनाइज्ड? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम लोग फर्स्ट में भी पढ़े थे कि जो रियो डी जेनेरियो है जहाँ फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था जिसमें 100+ कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये जो कन्वेंशन हुआ था, समिट हुआ था, वो 1992 में यानी 1992 ईस्वी में हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ज्योग्राफी का चैप्टर जो सेकेंड है उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। वन और वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के रूप में। तो इससे भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी वीडियो है क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से उन सबको एक बार जरूर गो थ्रू होना है।
ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार यहाँ ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी इसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी 10th बोर्ड का प्री बोर्ड या बोर्ड एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उसको काफ़ी मदद मिले। और उम्मीद है कि आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो दिसंबर लास्ट वीक में होना है, और जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है वो फरवरी फर्स्ट वीक में होना है। ठीक है, तो आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए, और ये रिवीजन के तौर पे हम एक छोटा छोटा चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और हम लोग लास्ट में देखेंगे कि मैप से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग मैप को भी देखेंगे, और प्रीवियस ईयर में आज तक जितने भी मैप पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में उसको भी हम लोग यहाँ देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर से अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।